So hey guys, once again most welcome to our YouTube channel Golden Tutorial. So guys, as you know, in this video we will particularly discuss about current electricity part 2, and in this video we will particularly cover three terminology like potential difference, right? Potential difference, electric charge and electric current, alright? So without wasting our time, let's start it. So गाइज, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस वीडियो में है, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इस वीडियो में पर्टिकुलर हम तीन हेडिंग्स को कवर करने वाले हैं, है ना। तो पहली हेडिंग क्या है, सी फ्रेंड्स, पहली हेडिंग होगी वो होगी हमारी क्या, वैद्युत धारा। क्या होगी, वैद्युत धारा, ओके। दूसरी, इसका जो सिंबल होता है फ्रेंड्स आई होता है। सेकंड जो टर्मिनोलॉजी है वो हमारा क्या, वैद्युत विभवांतर, जिसे इन शॉर्ट हम लोग विभवांतर भी बोलते हैं, ओके। विभवांतर को सिंबल फ्रेंड्स बी होता है। और सी हम पढ़ेंगे क्या, वैद्युत आवेश, ओके फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम वैद्युत धारा की जो तीन टर्मिनोलॉजी हैं, तीन जो शब्दावली हैं, उसको हम अच्छे से डिटेल्स में रीड करेंगे, ओके। सो सी फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपसे वादा करता हूँ अगर ये वीडियो आप विदाउट स्किपिंग और एंड तक देखते हैं तो आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगी। एंड देखिए फ्रेंड्स, मैं ये नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, ठीक है, कि आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा है कि नहीं है, पढ़ा भी होगा तो वेल एंड गुड। अगर नहीं भी पढ़ा है, ठीक है, तो आप किसी न किसी टीचर से तो पढ़ेंगे ही, है ना। तो मैं नहीं करके मैं किसी भी टीचर की क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं जितनी चीज़ें मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ओके, बिकॉज मैं इस वे में बताऊँगा सो दैट आप अपनी बातों को अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके। ये नहीं कि किताबी जो मतलब किताबी कीड़ा जैसे जो किताब में लिखा उसी को रट लें, ठीक है, तो उससे काम चलने वाला नहीं है, राइट। सो सी फ्रेंड्स, तो मैं आपको अपनी बातों को एक्सप्लेन करना सिखाऊंगा, ओके। यानी जैसे मैंने कहा वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, ठीक है, तो जनरली मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स के मुझसे सुना है, उसका डेफिनेशन जो बुक वाला जो होता है वही मेंशन कर देते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बातें करता हूँ, अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप अपनी बातों को एक्सप्लेन अपने यानी कि अपने शब्दों को अपनी बातों को एक्सप्लेन करना सीख जाएंगे, ओके। सो सी फ्रेंड्स, ओके। सो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी पहली टर्मिनोलॉजी वो क्या है, वैद्युत विभवांतर। क्या है, वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभवांतर का फ्रेंड्स मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, ओके। बी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू होता है। क्या होता है, बी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, ओके। सो सी थोड़ा सा समझा दिया। अगर इसका परिभाषा लिख लें फ्रेंड्स, अगर इसका परिभाषा आपसे पूछे तो क्या होगा, देखिए मैंने परिभाषा को पहले पढ़ लेते हैं। किसी बिंदु आवेश क्यू को इनफाइनाइट से किसी निश्चित बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य जो होता है दैट इज़ कॉल्ड वैद्युत विभवांतर, ठीक। ये हमारी क्या है, किताबी भाषा है। क्या है, किताबी भाषा, कि किसी भी बिंदु आवेश क्यू को इनफाइनाइट से किसी निश्चित बिंदु ए तक लाने में किया गया जो कार्य होता है डब्ल्यू, उसे ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। मैंने कहा फ्रेंड्स इसे याद कर लीजिएगा। वेल देखिए, दिस वाज अ जोक, राइट। सो फ्रेंड्स, याद नहीं करना है आपको, कैसे याद करना है, देखिए अगर आपको वैद्युत विभवांतर की परिभाषा, एक अच्छी सी परिभाषा आपको देनी है ना, तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फार्मूला है। तो फार्मूला जो मैंने लिखा है फ्रेंड्स वो क्या, बी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, लेकिन आप देख पा रहे हैं डब्ल्यू के सफिक्स मैंने लिखा है इनफाइनाइट इज टेंडिंग टू ए। क्या लिखा है, इनफाइनाइट इज टेंडिंग टू ए। तो इसका अर्थ है फ्रेंड्स, देखिए नीचे वाला जो हमारा होता है डिनोमिनेटर में, उसे एकांक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एकांक, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, तो इसका परिभाषा अगर हमें लिखने चाहिए तो क्या लिखेंगे कि एकांक आवेश को कैसे लिखेंगे, एकांक आवेश को अनंत से, कहाँ से, अनंत से, ओके। एकांक आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु, किसी निश्चित बिंदु ए तक, इस निश्चित बिंदु का मैंने नाम क्या ले लिया, ए तक ले जाने में किया गया जो कार्य होता है दैट इज कॉल्ड वैद्युत विभवांतर, ओके। तो इसे डायग्राम से समझाते थे थोड़ा। देखिए फ्रेंड्स, ठीक, मैंने इसे मान लिया बिंदु ए, ये हमारा निश्चित बिंदु यानी कि सर्टेन पॉइंट, ओके। और यहाँ ये हमारे क्या, इनफाइनाइट है, और यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और इस चार्ज को पिकअप करके हम कहाँ तक ला रहे हैं, निश्चित बिंदु तक ला रहे हैं। तो ओबियसली कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने मान लिया कि जो किया गया कार्य है फ्रेंड्स वो क्या है, डब्ल्यू है। क्या है, डब्ल्यू है। अब ये डब्ल्यू जो किया गया कार्य है वो कहाँ से कहाँ तक है, इनफाइनाइट से ए तक, ओके। तो आई होप फ्रेंड्स समझ में आए। अब देखिए परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी भी वैद्युत आवेश को अनंत से, कहाँ से, अनंत से किसी निश्चित बिंदु
ए तक ले जाने में किया गया जो कार्य है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर। ओके, सो आई होप समझ में आ गया। इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लीजिएगा, है ना, और अपनी बातों को अपने शब्द में लिख लीजिएगा। ओके, सो वैद्युत विभवांतर का मीन्स क्या होता है, किसी भी वैद्युत आवेश को या फिर बिंदु आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर। ओके, सी नेक्स्ट, तो परिभाषा समझ में आ गई। तो नेक्स्ट क्या है, वैद्युत विभवांतर का मात्रक। नेक्स्ट क्या है हमारा, वैद्युत विभवांतर का मात्रक। तो वैद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, जूल प्रति कूलम अथवा वोल्ट। जूल प्रति कूलम का ही दूसरा नाम क्या होता है, वोल्ट। ओके, सो कैसे होता है, चलिए इसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हम आपको दे देते हैं। सी फ्रेंड्स, अभी मैंने एक फार्मूला मेंशन किया आपको, वो फार्मूला क्या है, सी बी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। ओके, देखिए फ्रेंड्स, जो सफिक्स में इनफाइनाइट इज टेंडिंग टू ए लिखा था वो मैंने किस लिए लिखा था कि ताकि आपको परिभाषा को याद ना करना पड़े। ओके ओके, सो दैट आप चीज़ों को अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर पाएँ। तो वेल जो रियल फार्मूला होता है वो क्या होता है, बी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, है ना। तो अगर हमें बी का मात्रक पूछना है, क्या पूछना है, बी का मात्रक, तो ओबियसली हमें क्या होगा, डब्ल्यू का मात्रक, डब्ल्यू का मात्रक है ना, बटे क्यू का मात्रक। यानी कि याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो मात्रक निकाले जाते हैं वो सूत्र से निकाले जाते हैं। ओके, और जो परिभाषा होती है वो भी कहाँ से निकाली जाती है, सूत्र से। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं हमारा जो फार्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फार्मूले की मदद से हम डेफिनेशन देते हैं और फार्मूले की मदद से हम जो यूनिट होती है, मात्रक जो होती है, उसको ड्राइव करते हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिएगा फ्रेंड्स, तो जो बी का मात्रक, डब्ल्यू का मात्रक फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए डब्ल्यू का मात्रक क्या होता है, हमारा जूल, बड़के का मात्रक क्या होता है, जूल, और क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो इस प्रकार से हमारा जो विभवांतर का जो मात्रक होता है वो क्या हो जाता है, जूल प्रति कूलम। क्या हो जाता है, जूल प्रति कूलम। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन था किसके पीछे, विभवांतर के पीछे। ठीक है, कि वैद्युत विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलम क्यों होता है, तो ये क्या था, इसके पीछे लॉजिक था। ओके, तो मात्रक कैसे निकाला जाता है फ्रेंड्स, फॉर्मूले की मदद से। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। देखिए फ्रेंड्स, जूल प्रति कूलम का दूसरा नाम क्या होता है, वोल्ट होता है। ओके, जो हम जूल प्रति कूलम बोले या वोल्ट बोले, मीन्स एक ही है। नाउ अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स वैद्युत विभवांतर का मात्रक, सॉरी विमीय सूत्र, वैद्युत विभवांतर का विमीय सूत्र। देखिएगा फ्रेंड्स, अब विमीय सूत्र का आपको ये क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी की घात -3 और ए इनवर्स। क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी रेज टू द पावर -3 ए इनवर्स। ओके, अगर इसका भी आपको लॉजिक चाहिए तो सी फ्रेंड्स, अगर आपको इसका लॉजिक चाहिए तो इसका हमें मात्रक देखना पड़ेगा। तो आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, इसका जो मात्रक होता है वैद्युत विभवांतर का वो क्या होता है, जूल प्रति कूलम। क्या होता है, जूल प्रति कूलम। ओके, तो जूल का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी रेज टू द पावर -2, इजंट इट। एंड जो हमारा कूलम होता है ना, कूलम का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, टी ए। ओके, तो देखिएगा अब इसे थोड़ा एडजस्ट कर लें, एम एल स्क्वायर टी रेज टू द पावर, ये टी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा और -2 ऑलरेडी है तो गुणा में घातें जुड़ती है ना, तो एम एल स्क्वायर टी रेज टू द पावर -3 हो जाएगा और ए जब ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा। ओके, एज यू नो फ्रेंड्स कि जब भी कोई पावर नीचे से ऊपर जाती है तो अपना साइन चेंज कर देती है। ओके, इसलिए इसका जो वैद्युत विभवांतर का जो विमीय सूत्र होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, वो होगा हमारा एम एल स्क्वायर टी रेज टू द पावर -3 और ए इनवर्स। ओके, तो इसके पीछे ये हमारा एक्सप्लेनेशन था। ओके, तो अगर हमें वैद्युत विभवांतर का विमीय सूत्र निकालना है तो हमें जूल और कूलम का विमीय सूत्र पता होना चाहिए। ओके, तो जूल का जो हमारा विमीय सूत्र होता है वो एम एल स्क्वायर टी रेज टू द पावर -2 होता है। ओके, और जो कूलम होता है, कूलम का क्या होता है, टी ए होता है। नाउ सी फ्रेंड्स, देखिए वैद्युत विभवांतर का अगर हमें टोटल निकालना हो, क्या निकालना हो, टोटल निकालना हो फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, तो बी टोटल बराबर फार्मूला होता है समेशन आई इक्वल टू 1 to n बी सफिक्स आई। ओके, अगर इसे एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा, बी टोटल इक्वल्स टू b1 + b2 + b3 + डॉट 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 bn। क्या होता है, ओके, अगर थोड़ा आपको मैथ आता है तो आप इस चीज़ समझ में आ जाएंगे। ओके, सो अब फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सिग्मा क्या है। ओके, तो सी फ्रेंड्स, जो हमारा सिग्मा है इसे सिग्मा पढ़ते हैं, और सिग्मा हमारा रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, बीजगणितीय योग को। किसको रिप्रेजेंट करता है, बीजगणितीय योग को। इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रिक सम। ओके, इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
अलजेब्रिक सम, और हिंदी में बोलते हैं बीजगणितीय योग, है ना। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, बीजगणितीय योग, गणितीय योग। ओके, ना तो फ्रेंड्स याद रखिए कि जितनी भी हमारी अदिश राशियाँ होती हैं, वेल विभवांतर हमारे का एक अदिश राशि है, और अदिश राशि को हम अगर हमारे टोटल निकालना हो तो याद रखिए कि समेशन का प्रयोग करते हैं। ओके, समेशन किसको दर्शाता है, समेशन दर्शाता है बीजगणितीय योग को। ओके, अगर टोटल निकालना है हमें अदिश राशियों का तो हमें बीजगणितीय योग समेशन का प्रयोग करना होता है। ओके, नाउ सी, तो इसके पीछे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है कि बी टोटल का फॉर्मूला मैंने समेशन बी सफिक्स आई क्यों लिखा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विभवांतर क्या एक अदिश राशि है ना। विभवांतर क्या है, एक अदिश राशि है, इसलिए इसका जो परिणामी विभव होगा दैट मीन्स जो बी टोटल होगा वो सभी विभवों के बीजगणितीय योग के समतुल्य होगा। बीजगणितीय योग मीन्स क्या होता है, समेशन। ओके, तो इसके पीछे लॉजिक भी मैंने लिख दिया है। नाउ सी, तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये जितनी भी जानकारी थी, ठीक है, वैद्युत विभवांतर के बारे में, ठीक है, तो मैंने सारी की सारी सीक्वेंस से लिख दी है। दैट मीन्स आपसे यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से फ्रेम किया जाएगा, देखिएगा, तो या तो वो पूछेगा वैद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए, ठीक है। अगर फ्रेंड आपको परिभाषा पूछता है, क्या पूछता है परिभाषा, तब भी आपको क्या पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए कि बी बराबर W/Q होता है ना। और जो W होता है, W सफिक्स में इनफाइनाइट इज टेंडिंग टू ए। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो फ्रेंड्स आपको परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो B बराबर W/Q, यानी कि किसी भी बिंदु आवेश Q को है ना अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव। ओके, और इसे B से प्रदर्शित करते हैं, है ना, और यह एक अदिश राशि है। राइट, और इस कहने का मतलब फ्रेंड्स हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है ना, वैद्युत विभव का क्या पढ़ा, सूत्र पढ़ा है ना, फिर उसकी क्या पढ़ी, परिभाषा पढ़ी, है ना, और इसके बाद आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स हम लोगों ने उसका क्या पढ़ा, मात्रक पढ़ा, है ना, इसका मात्रक क्या होता है, और सारी की सारी चीज़ों का मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है क्यों होता है और कैसे होता है। ओके, तो इस प्रकार से हमारा वैद्युत विभवांतर जो टर्मिनोलॉजी है, वो जो शब्दावली है वो कंप्लीट हुई। अब हम विजिट करते हैं दूसरी शब्दावली क्या, वैद्युत आवेश। फ्रेंड्स, मैं आपसे वादा करता हूँ कि वैद्युत आवेश के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, और इस वीडियो को देखने के बाद वैद्युत आवेश से रिलेटेड, है ना, किसी भी प्रकार का डाउट आपके माइंड में नहीं बचेगा। अगर स्टिल इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको दिमाग में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हैं। 100% आई एश्योर यू कि मैं आपकी कमेंट का आंसर दूंगा। ओके, नाउ सी फ्रेंड्स, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वैद्युत आवेश। क्या है, वैद्युत आवेश। ओके, तो वैद्युत आवेश का जो फ्रेंड्स जो सिंबल होता है वो क्या होता है, कैपिटल क्यू होता है। ओके, समटाइम स्मॉल क्यू भी ले लिया जाता है। ऑलराइट, सो कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए क्यू का जो फ्रेंड्स फार्मूला होता है IT, और इसका फार्मूला क्या होता है, NEB होता है। क्या होता है, NEB होता है। ओके, सो यहाँ पे I क्या है, I हमारे क्या है, वैद्युत धारा, है ना, I क्या हमारी वैद्युत धारा, और T हमारा क्या है, समय। और याद रखिएगा फ्रेंड्स कभी कभी समय को दर भी कहा जाता है। ओके, और N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, E क्या है, मूलावेश, और E का जो वैल्यू होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। ओके, तो ये सारी फ्रेंड्स मैंने लिखा है। तो वेल इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, उसका फॉर्मूला, ठीक है, कहने का मतलब Q बराबर IT वैद्युत धारा गुणे समय बराबर फार्मूला होता है ±NE। ओके, तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। तो आई हमारी क्या होती है फ्रेंड्स, वैद्युत धारा, T होता है समय, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E होता है मूल आवेश। ओके, मूल आवेश को फ्रेंड्स इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। ओके, और फंडामेंटल चार्ज का जो वैल्यू है वो फिक्स है, वो क्या है, -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। यहाँ पे फ्रेंड्स -19 है, यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। ओके,
और यहाँ से क्वेश्चन एमसीक्यू में बन जाता है, निम्नलिखित में से मूल आवेश का मान होता है, तो क्या होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, एक ऑप्शन ऐसा भी होगा जिसमें +19 कूलम भी होगा। ओके, सो यहाँ पे याद रखिएगा जो पावर्स है नेगेटिव है। ओके, नाउ अब हम आपसे पूछे फ्रेंड्स कि विद्युत आवेश की परिभाषा बताइएगा। ओके, तो देखिए विद्युत परिभाषा की मैंने क्या लिखा है, विद्युत आवेश की परिभाषा कि विद्युत धारा तथा समय t के गुणनफल को ही हम विद्युत आवेश क्यू कहते हैं, है ना। यह एक अदिश राशि है और इसे कैपिटल क्यू अथवा स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स ये परिभाषा कैसे आई, उसके पीछे जो लॉजिक है सी, मतलब याद नहीं करना है, मेरे कहने का मतलब आपको याद बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, तो हमें भाई एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसे तो आप याद कर सकते हैं ना, Q बराबर आई टी। क्या याद कर सकते हैं, Q बराबर आई टी। ओके, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है फ्रेंड्स तो देखिए, तो आप ये आसानी से परिभाषा बना लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि जो Q बराबर आई टी है, उसमें आई क्या है हमारा, विद्युत धारा। आई क्या है, विद्युत धारा है ना, यानी कि विद्युत धारा तथा समय, ठीक है, हमारा समय, दोनों का जो गुणनफल है उसी को कहते हैं विद्युत आवेश। ठीक है, विद्युत धारा तथा समय के जो गुणनफल मतलब गुणा, ठीक है, तो विद्युत आवेश क्या है, विद्युत धारा तथा समय t के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा, थोड़ा एक चीज़ और बता दें, जब भी हम डेफिनेशन लिख रहे होते हैं, है ना, तो हेडिंग, ठीक है, जो विद्युत आवेश जिसका हम डेफिनेशन देते हैं उसे अंडरलाइन करके और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करके हाईलाइट करने की आप एक हैबिट डाल लें। ओके, इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को पता चल पाएगा कि बच्चे ने किस हेडिंग की डेफिनेशन लिखी है। ओके, देखिए लिखने की फ्रेंड्स तो सभी लिखते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी है, जो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको अन्य स्टूडेंट से अलग बनाती हैं। ओके, कहने का मतलब आपकी कॉपी सबसे थोड़ा हट की होगी। ओके, ना सी फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने क्या विद्युत आवेश का फॉर्मूला पढ़ लिया, Q बराबर आई टी, और फॉर्मूले की बेस पे हम लोगों ने परिभाषा दे दी है ना, कि धारा तथा समय के गुणनफल को हम विद्युत आवेश कहते हैं। यह एक अदिश राशि है और इसे स्मॉल क्यू अथवा कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ओके, नाउ सी फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वो आवेश की मात्रक। फ्रेंड्स, जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, विद्युत आवेश की मात्रक। ओके, विद्युत आवेश के मात्रक का जो डिस्कशन है फ्रेंड्स बहुत ही डिटेल्स में मैंने किया है ना, और आई होप आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको विद्युत आवेश से रिलेटेड जितने भी डिफरेंट काइंड के हमें मात्रक वो सारे के सारे डिस्कस भी करेंगे। ओके, सो वेल यहाँ पे अभी मैंने दो ही बताए हैं, लास्ट में मैंने लिखा है वो भी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। ओके, तो फ्रेंड्स, जो पहला हमारा है विद्युत आवेश का मतलब कि एम्पियर सेकंड अथवा कूलम। क्या है, एम्पियर सेकंड अथवा कूलम। अब आपको इसके पीछे क्या चाहिए, एक्सप्लेनेशन, यानी कि क्यों है, कैसे है ना। तो वेल हमको याद तो करना ही है ना, लेकिन उसके पीछे का जो लॉजिक है ना, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, हम इसके पीछे का जो लॉजिक है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो क्यों देते हैं, इससे एक फ़ायदा है, अगर आपके पास क्यों का जवाब है, ओके, आई मीन टू से अगर आपके पास क्यों यानी कि रीज़न है, ओके, ऐसा क्यों है, तो वो वाली इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स न केवल एग्ज़ाम तक बल्कि लाइफ टाइम तक आप उसे दिमाग में बैठा सकते हैं। अगर आपके पास क्यों का जवाब नहीं है तो 100% आप 10 दिन बाद, महीना बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद वो सब फॉरगेट होना ही होना है। ओके, तो इसलिए अगर हमें कोई भी चीज़ पढ़नी, डिटेल्स में पढ़नी मतलब क्यों का जवाब हमारे पास होना चाहिए। ओके, सो सी फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो है मात्रक कैसे आया, तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सी देखिएगा फ्रेंड्स, हमारे क्यू का जो फॉर्मूला अभी मैंने आपको मेंशन किया था वो क्या, Q बराबर आई टी, पढ़ा था कि नहीं। वो बात अलग है फ्रेंड्स कि प्लस माइनस एनी भी होता है ना। तो फिलहाल हमें पहले वाले फॉर्मूले फोकस करना है कि Q बराबर क्या होता है, आई टी, है ना। अगर फ्रेंड्स हम आपसे Q का मात्रक पूछें, किसका मात्रक, Q का, तो फ्रेंड्स किससे निकालेंगे, सूत्र से, यानी कि Q का मात्रक बराबर आई का मात्रक गुणे T का मात्रक। Q का मात्रक बराबर आई का मात्रक गुणे T का मात्रक, है ना। तो देखिएगा फ्रेंड्स, तो Q बराबर हमारे पास क्या होता है, आई टी, है ना। Q बराबर क्या होता है, आई क्रॉस टी। अब हमें क्या चाहिए, Q का मात्रक चाहिए, है ना। तो सी प्लस Q का मात्रक बराबर क्या होगा हमारा, Q का मात्रक बराबर होगा क्या, आई का मात्रक, है ना, गुणे T का मात्रक। ओके, है ना।
तो आई का मात्रक फ्रेंड्स हमारा क्या होता है, एम्पियर। आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, है ना, और टी का मात्रक होता है सेकेंड। ओके, सो इस प्रकार से हम लिखते हैं वैद्युत आवेश का मात्रक एम्पियर। ये डैश है फ्रेंड, डैश रिप्रेजेंट करता है इनटू को, माइनस मत समझिएगा, है ना। सो ये छोटी छोटी मिस्टेक हैं जो लोग मेंशन नहीं करते हैं, टीचर लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे छोटे हमारे स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि 9th 10th में बच्चे ही होते हैं एक प्रकार से ना, तो नहीं बताते हैं, तो फिर बाद में कन्फ्यूज होते हैं वो। सो इस प्रकार से हमारा मात्रा क्या निकलता है, एम्पियर सेकेंड। ओके, और एम्पियर सेकेंड को एक नया नाम दे दिया गया कूलम। ओके, और कूलम क्यों दे दिया गया, एम्पियर सेकेंड को कूलम क्यों दे दिया, क्योंकि कूलम कौन थे, एक साइंटिस्ट थे, है ना, और इसने वैद्युत आवेश का मतलब वैद्युत आवेश को सर्च करने या फिर इस पर मतलब बहुत सारा अध्ययन करने में जो योगदान रहा वो किसका रहा, कूलम। इसलिए उसके सम्मान में एम्पियर सेकेंड को क्या नाम दे दिया गया, कूलम। ओके, और कोई खास बात नहीं है। नाउ सी, अब इसका क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, बीमीय सूत्र, है ना। तो देखिएगा फ्रेंड्स, बीमीय सूत्र भी किससे निकाला जाता है, सूत्र से। कहने का मतलब फ्रेंड्स, अगर आपको सूत्र आते हैं तो सूत्र से ही परिभाषा निकलती है, सूत्र से ही मात्रक निकलता है, सूत्र से ही हमारी विभव निकलती है। ओके, तो Q बराबर आई टी, Q बराबर क्या होता है, आई टी, है ना। अगर Q का विमीय सूत्र आपसे पूछा हो तो I का विमीय सूत्र क्या होता है, एम्पियर यानी कि A। T का विमीय सूत्र क्या होता है, टाइम, तो AT हो गया। लेकिन सीक्वेंस हमेशा क्या होता है, MLT के, तो इसे हम लिख देंगे टी। ओके, तो हमारा जो विमीय सूत्र हो गया वो क्या हो गया, टी है। ओके, अब आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि ये टी को टी ए क्यों लिखा, तो विमीय सूत्र वाले चैप्टर में डिटेल्स में आपको मेंशन कर देंगे। ओके, अगर आपको लगता है कि मुझे विमीय सूत्र वाले टॉपिक पर भी वीडियो बनानी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, तो थोड़ा सा फिर भी बता देते हैं कि जब भी हम विमीय सूत्र लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो विमीय सूत्र का जो असली क्रम होता है लिखने का वो क्या होता है, एम की घात ए, एल की घात बी, एम एल टी, टी की घात सी, है ना, एम एल टी के की घात डी और ए की पावर ई। ओके, कहने का मतलब सबसे पहले एम आता है और इसके बाद एल आता है, इसके बाद टी, इसके बाद के, और आफ्टर फाइनली क्या आता है, ए। ओके, एम रिप्रेजेंट करता है किसको, द्रव्यमान को, एल रिप्रेजेंट करता है किसको, लंबाई को, टी रिप्रेजेंट करता है टाइम, और के रिप्रेजेंट करता है थीटा को, और ए रिप्रेजेंट करता है किसको, धारा को। ओके, और ए बी सी हमारी क्या होती है, पावर होती है, ए बी सी डी ये क्या है, पावर है। ओके, बस ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ओके, नहीं तो हम टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे। विमीय सूत्र फ्रेंड्स एक अलग से हमारा चैप्टर ही है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम उस पर वीडियो बनानी चाहिए तो बता दीजिएगा, है ना। ओके, नाउ सी, तो विमीय सूत्र हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि ये पूछ रहा है, टाइप पूछ रहा है ना। तो वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो नो फ्रेंड्स, जो हमारे वैद्युत आवेश होते हैं बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश, धनावेश और ऋणावेश, है ना। तो जो हमारे चार्ज होते हैं यानी कि टाइप ऑफ चार्ज कितने होते हैं हमारे, दो होते हैं, है ना। चलिए फिर भी इंग्लिश में अगर चार्ज के प्रकार को लिखे तो क्या लिखेंगे, टाइप ऑफ चार्ज, है ना। तो टाइप ऑफ चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो। पहला होता है हमारा धनात्मक आवेश और दूसरा होता है ऋणात्मक। धनात्मक आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम Q+ से प्रदर्शित करते हैं, और एक होता है ऋणात्मक आवेश जिसे हम Q- से प्रदर्शित करते हैं। ओके, नाउ सी फ्रेंड्स, यहाँ पे एक फैक्ट जो मैंने नहीं लिखा है अपनी PDF में। ओके, सी, एक फैक्ट क्या है, याद रखिएगा, अगर Q+ है यानी कि समान आवेश है ना, या फिर Q- है। ओके, तो समान आवेशों के बीच याद रखिएगा फ्रेंड्स, हमेशा ही प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल। आई होप फ्रेंड्स आप लोग आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल के बारे में जानते होंगे, है ना। अगर जानते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जानते हैं फिर भी मेरा काम है ना एक्सप्लेन करना। पहले लिख देते हैं। ओके, यानी कि समान आवेशों के बीच में फ्रेंड्स कौन सा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल। ओके, तो सेकंड पॉइंट फ्रेंड्स देखिएगा, असमान आवेश मतलब एक प्लस का आवेश है और दूसरा क्या है, माइनस का। अगर सपोज पहला माइनस का है तो दूसरा क्या है, प्लस का। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में फ्रेंड्स कौन सा बल कार्य करेगा, ऐसी सिचुएशन में हमारा फ्रेंड्स जो बल कार्य करेगा वो होगा कौन सा, आकर्षण बल। कौन सा बल होगा, आकर्षण बल। ओके, आकर्षण
बल। ओके, अब फिर थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन देते हैं आकर्षण बल क्या होता है। आकर्षण बल मतलब एक ऐसा बल जो एक दूसरे को क्या करे, अट्रैक्ट करे, इसीलिए आकर्षण बल को अट्रैक्टिव फोर्स भी कहा जाता है या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, एंड प्रतिकर्षण बल यानी कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करे, यानी कि एक दूसरे को दूर भगाए, पास पास ना आए, है ना, तो उसे बोलते हैं क्या, प्रतिकर्षित बल। प्रतिकर्षण बल को इंग्लिश में फ्रेंड्स रिपल्सिव फोर्स कहा जाता है। ओके, फोर्स ऑफ रिपल्सिव या फिर रिपल्सिव फोर्स। नाउ सी फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, देखिए जैसे कि फ्रेंड्स मैंने अभी बताया था आपको कि जितनी भी अदिश राशियाँ हैं और अदिश राशियों का जब हमें टोटल निकालना होता है तो उसके लिए हम समेशन का यूज़ करते हैं, अभी बताए थे कि नहीं। तो हमारी क्यू जो है वैद्युतावेश वो भी क्या है, एक अदिश राशि है ना। तो इसका हम टोटल निकालेंगे तो ओबियसली समेशन का यूज़ करेंगे, है ना। तो समेशन क्यू सफिक्स आई इक्वल्स टू 1 to n, है ना। अगर इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या दे देगा, Q1 + Q2 + Q3। ओके, तो ये मैथ की चीज़ें वेल आपको आती होंगी, है ना, और नहीं आती हैं तो इसमें है क्या खास है ना। तो क्यू टोटल क्या होगा हमारा, समेशन i = 1 to n Q सफिक्स i। ओके, एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 + Q3 + डॉट डॉट डॉट। देखिए अब आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स, अगर वाई दबे अगर ये अदिश राशि ना होकर सदिश राशि होती तो, देखिए राशियों की बात होगी तो राशियों के बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफ में डिस्कशन कर देते हैं ना। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो हमारी भौतिक राशियाँ होती हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, है ना। तो जो हमारी भौतिक राशियाँ होती हैं बेसिकली 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है ना। वो कौन कौन सी होती है, एक तो अदिश राशि होती है, दूसरी क्या होती है हमारी सदिश राशि होती है। ओके, पहली हमारी क्या होती है अदिश राशि और दूसरी क्या होती है सदिश राशि होती है ना। पहली होती है हमारी अदिश राशि और सेकंड वन होती है हमारी क्या, सदिश राशि। ओके, सो जैसे कि एग्जांपल हम मान लेते हैं अदिश राशि मैंने क्यू क्या है, एक अदिश राशि है, और सदिश राशि में जैसे हम वेक्टर लेते हैं क्या, बेग, बी वेक्टर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अदिश राशियों के ऊपर कुछ नहीं लगाया जाता है और सदिश राशियों के ऊपर एक एरो लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। ओके, एक एरो मतलब एक वेक्टर, है ना। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। और अदिश राशि होती क्या है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। इसमें क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, अर्थात केवल परिमाण होता है, इनके अंदर दिशा नहीं होती है। ओके, और इसमें क्या होता है सदिश राशियों में, इसमें परिमाण तो होता ही होता है ना, और साथ में दिशा भी होती है, दोनों ही होती है, कहने का मतलब है ना। इसमें परिमाण प्लस दिशा दोनों ही होती है। ठीक है, तो परिमाण तो दोनों में होता है, चाहे अदिश राशि और चाहे परिमाण, है ना। तो परिमाण का मीन्स होता है फ्रेंड्स क्वांटिटी। क्या होता है, क्वांटिटी, परिमाण। तो कंफ्यूज मत होइए, परिणाम मतलब होता है रिजल्ट, और परिणाम का मीन्स क्या होता है, परिणाम का मीन्स होता है रिजल्ट और परिमाण का मीन्स होता है क्वांटिटी। ओके, और इसमें क्वांटिटी होती है और साथ में क्या होता है, प्लस दिशा भी होती है, यानी कि डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, जबकि अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि परिमाण होता है। ओके, और नोट क्या लिखेंगे, नोट करके कि सदिश राशियों को उनके ऊपर एक एरो लगाकर रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया भौतिक राशियों का एक थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन दिया है मैंने, है ना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। देखिएगा फ्रेंड्स, अब जो हमारा अगला हेडिंग है वो क्या है, वैद्युत आवेश से संबंधित मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हुए हैं। ओके, क्या लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो देखिएगा फ्रेंड्स, कहने का मतलब क्यू सफिक्स पी क्या है, प्रोटॉन पर आवेश, क्यू सफिक्स ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और क्यू सफिक्स एन क्या है, न्यूट्रॉन पर आवेश, है ना। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपने तो अगर केमिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी है तो थोड़ा सा बता दें, कोई भी एटम होता है, कोई भी परमाणु होता है, तो ओबियसली उसका क्या होगा, एक नाभिक होगा, है ना, और उसके चारों ओर क्या होती हैं, वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, है ना, इस प्रकार से। और इन वृत्तीय कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, है ना। और आप ये भी जानते होंगे फ्रेंड्स कि जो हमारा नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, इसमें कौन कौन उपस्थित होते हैं, एक तो प्रोटॉन उपस्थित होता है, और कौन उपस्थित होता है, न्यूट्रॉन। ओके,
तो नाभिक में कौन से दो पार्टिकल हैं जो उपस्थित होते हैं? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमारे क्या वृत्तीय कक्षा यानी कि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और थर्ड ऑर्बिट में हमारे 18 होते हैं, और फोर्थ ऑर्बिट में हमारे कितने होते हैं? 32 होते हैं। ओके, आई होप अब ये सब थोड़ा सा जानते होंगे, है ना, बोर बड़ी के नियम से। और फर्स्ट ऑर्बिट को हम नाम देते हैं क्या? के, सेकंड ऑर्बिट को देते हैं एल, और थर्ड को देते हैं एम, और फोर्थ वाली ऑर्बिट को देते हैं एन। के एल एम एन। ओके, सो वेल हमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है ना, टॉपिक से बता जाएंगे नहीं तो। ओके, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो हमारा नाभिक था, न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होता था। न्यूक्लियस में क्या होता है? एक तो प्रोटॉन होता है ना, और एक क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। याद रखिएगा जो फ्रेंड्स, जो हमारे प्रोटॉन होते हैं, कौन होते हैं? प्रोटॉन। जो हमारे प्रोटॉन होते हैं, है ना, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं। प्रोटॉन्स फ्रेंड्स याद रखिएगा धनात्मक कण होते हैं ना, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋणात्मक कण होते हैं, और जबकि न्यूट्रॉन क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। ओके, यानी कि उस पर कोई आवेश नहीं होता है। ओके, यही कारण है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? Q सफिक्स n बराबर 0, यानी कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। कोई आवेश नहीं, दैट मीन्स क्या है? वो हमारा न्यूट्रल है, उदासीन है। क्या है? उदासीन है। ओके, न्यूट्रल का मीन्स क्या होता है? उदासीन। क्या होता है? उदासीन। उदासीन का मीन्स होता है फ्रेंड्स, उस पर कोई चार्ज नहीं है। उदासीन का मीन्स क्या होता है? उस पर कोई चार्ज नहीं है। ओके, सो अब हम पूछे कि आपसे कि प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? तो याद रखिएगा कितना होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁹ कूलम। ओके, अगर हम आपसे पूछें इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो इसका होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ओके, और न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 0। ओके, तो प्रोटॉन हमारे फ्रेंड्स जो ये होते हैं धनावेशित, और इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? ऋणावेशित, और ये हमारे क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। इसलिए इस पर चार्ज कितना होता है? 0 होता है। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। सो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्या? विद्युत आवेश से संबंधित। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आप इसके बारे में जानते होंगे। तो चलिए, अगर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात होगी थोड़ा सा, तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा और अब आपको बता दें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बहुत कम लोगों को पता होते हैं, और टीचर लोग भी स्किप कर देते हैं। याद रखिएगा, जो अल्फा कण होता है, अल्फा कण का जो न्यूक्लियस होता है, ओके, अल्फा कण का जो नाभिक होता है फ्रेंड्स, क्या जो नाभिक होता है वो याद रखिएगा, वो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है। यानी कि अल्फा कण का जो, याद रखिएगा, अल्फा कण का जो न्यूक्लियस होता है वो इक्विवेलेंट होता है किसके? हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के। ओके, सो थोड़ा सा और बता दें फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि मैंने लिख रखा है अल्फा कण को 2α4। ओके, तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे जो सफिक्स में आगे 2 लगा है ना, पावर में जो 4 लगा है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो ये ऊपर लिखा है ना 4, है ना, थोड़ा ब्रश निकल लेते हैं। सी, यहाँ पे जो ऊपर 4 लिखा है ना, और यहाँ पे जो हमारा 2 लिखा है, ये किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? तो सी फ्रेंड्स, जो हमारा ये लिखा है 4, ये रिप्रेजेंट करता है परमाणु भार को। किसको रिप्रेजेंट करता है? परमाणु भार को। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो फिर भी ठीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको ये सब चीज़ें बताएं। ओके, आगे जो लिखा जाता है फ्रेंड्स, उसे हम बोलते हैं कि परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। ओके, परमाणु क्रमांक। तो परमाणु भार को फ्रेंड्स परमाणु द्रव्यमान भी कहा जाता है। वेल, लेकिन परमाणु द्रव्यमान और परमाणु भार में लाइटली से डिफरेंस होता है। ओके, लेकिन ऑलवेज यानी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो आगे वाला नंबर होता है वो परमाणु क्रमांक को रिप्रेजेंट करता है ना, और जो पीछे वाला जो नंबर होता है वो परमाणु भार को रिप्रेजेंट करता है, दैट मीन्स जो पावर में होता है। ओके, सो सी, तो ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, है ना, कि अल्फा कण का जो नाभिक होता है वो हाइड्रोजन के नाभिक के समतुल्य होता है। ओके, नाउ सो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बात आ गई प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस और कर लेते हैं, है ना, क्योंकि डिटेल्स में जानना भी ज़रूरी है ना। देखिएगा,
अगर हम आपसे पूछे कि प्रोटॉन का द्रव्यमान बताइएगा, क्या पूछें? प्रोटॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो सी फ्रेंड्स, तो देखिएगा अगर आपसे हम पूछे कि प्रोटॉन का द्रव्यमान m/p बताइएगा, तो याद रखिए इसका जो वैल्यू होता है फ्रेंड्स 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
क्या होता है, किलोग्राम होता है। ओके, क्या होता है, किलोग्राम होता है। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम आपसे पूछें कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ओके, मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो इसका जो फ्रेंड्स वैल्यू होता है वो होता है 1.67, यहाँ पे भी 7 लिख सकते हैं ना, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके, ये वैल्यू भी क्या हो बाई हार्ट आपको याद होनी चाहिए। ओके, और ये जो फ्रेंड्स वैल्यूज हम लिख रहे हैं वो केजी में ना कि ग्राम में। ओके, समटाइम्स ये वैल्यू एमसीक्यू में पूछ लेगा, निम्नलिखित में से प्रोटॉन का मास है, ठीक है, तो यही वैल्यू देगा, है ना, बस अंतर क्या करेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, किलोग्राम की जगह केजी की जगह जी दे देगा। ओके, तो ये छोटी छोटी बारीक सी मिस्टेक है, तो प्लीज़ इस पर फोकस कीजिएगा। ओके, नाउ अगर आपसे पूछें कि बताइएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आई होप आप इसके बारे में जानते होंगे, है ना, अगर जानते हैं तो ठीक है, फिर भी हम बता ही दे रहे हैं ना। तो इस मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है फ्रेंड्स 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ओके, तो इस पार्ट से फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे जो हमारा क्या बोलते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज़्यादा कम होता है ना, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप माइनस का 31 का मीन समझ रहे हैं, तो माइनस का 31 जब नीचे आएगा तो प्लस का 31, 10 की घात 31 जब हम ओपन करेंगे और फिर उसका डिवाइड करेंगे 9.1 में, तो ये इतना छोटा नंबर आएगा, इतना छोटा, तो फ्रेंड्स उसे खाली एज्यूम करना ही संभव है। ओके, तो आप समझ पा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है कितने ज़्यादा छोटे होते होंगे। ओके, 0.0000000 ऐसे बहुत ही बारीक सा वैल्यू आएगा। ओके, केवल में उसे हम खाली एज्यूम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स हम लोगों ने इसमें क्या बताया कि मास ऑफ प्रोटॉन, ओके, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27, और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27। तो फ्रेंड्स ये वाली वैल्यू जैसे मुझे याद है बाई हार्ट वैसे आपको भी याद होनी चाहिए। ओके, तो ये फ्रेंड्स देखिए प्री डिफाइंड है। ओके, ये वैल्यू जो दी गई प्री डिफाइंड है, कहने का मतलब ये सारी एक्सपेरिमेंटेड है। ओके, इसलिए ये अगर आप सोचें कि इसका मुझे प्रूफ चाहिए तो इसका हम लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं है ना, तो बाई ये क्या है बाई हार्ट हम लोगों को याद होना चाहिए। ओके, एक्सपेरिमेंटेड है, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ तो हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि प्रोटॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, न्यूट्रॉन पर आवेश, है ना, और साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ लिया कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। ओके, नाउ और एक फैक्ट पढ़ा कि अल्फा कण का जो नाभिक होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के इक्विवेलेंट होता है, यानी कि समतुल्य होता है। ओके, नाउ फ्रेंड्स देखिएगा जो मैंने टॉपिक लिया है वैद्युत आवेश के अन्य मात्रक। फ्रेंड्स देखिएगा वैद्युत आवेश के अन्य मात्रक वाला ये जो हेडिंग है, मुझे नहीं लगता कोई भी टीचर इसके बारे में मेंशन करता है, टीच करता हो, है ना, बिकॉज मैंने खुद नहीं पढ़े थे, मुझे खुद नहीं पढ़ाया गया था, है ना, ये सब मेरी सेल्फ स्टडी का मटेरियल है ना, तो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, तो इसलिए मैं ये सब कह रहा हूँ। अगर आपको पढ़ाया है तो बहुत अच्छी बात है ना, और पढ़ाना भी चाहिए वाले टीचरों को। तो इसके अन्य मात्रक में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, तो मुझे नहीं लगता कि वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम के अलावा किसी को कुछ पता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एम्पियर वोल्ट तक पता है। ओके, सो अगर आपको पता है तो ठीक है, चलिए इसे भी हम समझ लेते हैं। तो वैद्युत आवेश के जो मात्रक वैसे जनरली हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कूलाम या फिर एम्पियर वोल्ट, है ना, तो इसके अलावा भी कुछ अन्य मात्रक हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो सी फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एसआई प्रणाली में, किसमें, एसआई प्रणाली में आप लोगों को स्पेशली पूछा जाए कि आवेश का मात्रक बताइएगा, तो क्या होता है कूलाम होता है। क्या होता है कूलाम। ओके, क्या होता है कूलाम होता है। एंड यू नो फ्रेंड्स कूलाम का दूसरा नाम क्या होता है, कूलाम का दूसरा नाम होता है क्या, एम्पियर वोल्ट। एम्पियर वोल्ट का जो दूसरा नाम है कूलाम वोल्ट, है ना, अभी मैंने ऊपर बताया भी था एम्पियर वोल्ट। ओके, और अगर हम आपसे पूछें कि बताइए कि सीजीएस प्रणाली में आवेश का मात्रक बताइएगा, सीजीएस प्रणाली में आवेश का मात्रक, तो इसका होता है स्थैत कूलाम। क्या होता है स्थैत कूलाम। स्थैत कूलाम को फ्रेंड्स इंग्लिश में बोलते हैं ईएसयू। क्या बोलते हैं
ESU, ओके। ESU का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ओके। नाउ अगर देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि ऐसे प्रणाली में जो इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? कूलम होता है ना, देख पा रहे हैं। और जो CGS यूनिट में वो क्या होता है? स्थित कूलम, यानी कि ESU, यानी कि कूलम पढ़ लिया और ESU पढ़ लिया। अब इस जस्ट हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? कूलम तथा स्थित कूलम में संबंध। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, एक कूलम में 3 × 10⁹ स्थित कूलम होते हैं। कितने होते हैं? 3 × 10⁹ स्थित कूलम, ओके। एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्थित कूलम, यानी कि 1C = 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ओके। नाउ सी, वैद्युत आवेश का एक और मात्रक होता है जिसे फ्रेंड्स EMU बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EMU, ओके। सो EMU का मीन्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं फ्रेंड्स, है ना। EMU, इसका जो फ्रेंड्स फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ओके। एंड जो हमारा ESU होता है ना, ESU है ना, ESU, तो इसका फ्रेंड्स फॉर्मूला जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ओके। तो ये फुल फॉर्म होते हैं क्या? ESU तथा EMU के, ओके। नाउ सी, अब देखिए हम लोगों ने ESU पढ़ लिया है ना और EMU पढ़ लिया। अब ESU तथा EMU में संबंध पूछ देता है। तो ESU और EMU में जो संबंध होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है? एक EMU का मान होता है 10 ESU के, ओके। और एक ESU में कितने कूलम होते हैं? 3 × 10⁹ यहाँ पे एक 10 और बढ़ गया तो 10⁻10 हो जाएंगे, ओके। कितने हो जाएंगे? 10⁻10, ओके। सो आई होप फ्रेंड्स ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा ना। तो ये वाला देखिए, जो वैद्युत आवेश के अन्य मात्रक वाला जो ये वाला है ना पॉइंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि वैद्युत आवेश का मात्रक एक ESU भी होता है और एक EMU भी होता है। मैं सच बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ओके। सो आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ फ्रेंड्स आपको नई चीज़ें मिली होंगी, ओके, उम्मीद करते हैं। और थोड़ा सा एक बार फिर रिपीट और कर दें, है ना। मैं बार बार एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये कुछ चीज़ें हटके हैं जो आपको अन्य स्टूडेंट्स से अलग बनाएंगे, ओके। नहीं तो हर कोई तो यही पढ़ता है वैद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है ना, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आनी चाहिए, ओके, जो उससे थोड़ा आपको अलग दिखा सकें, ओके। सो चलिए एक बार फिर हम समझ लेते हैं कि वैद्युत आवेश के अन्य मात्रक कौन कौन से होते हैं। तो पहला तो होता है मैं फ्रेंड्स, ऐसे प्रणाली की बात करें कि बताइएगा ऐसे प्रणाली में जो हमारा वैद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो वो होता है हमारा कूलम। क्या होता है? जिसे एम्पियर वोल्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्पियर वोल्ट भी कहा जाता है, ओके। अगर हम फ्रेंड्स आपसे पूछे कि CGS प्रणाली में बताइएगा, कि वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा इसका होता है स्थित कूलम। क्या होता है? स्थित कूलम। स्थित कूलम को इन शॉर्ट कहा जाता है ESU। क्या कहा जाता है? ESU, ओके। क्या कहा जाता है? ESU, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना, हिंदी में कहते हैं स्थित कूलम, ओके। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोगों ने पढ़ा क्या? स्थित कूलम यानी कि स्थित कूलम तथा कूलम में संबंध, है ना। क्या पढ़ा? यानी कि ESU तथा एक कूलम में संबंध, यही तो पढ़ा ना, ओके। तो देखिए इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा फ्रेंड्स? इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि एक कूलम की जो वैल्यू होती है, किसकी? एक कूलम की, वो इक्वल होती है किसके? 3 × 10⁻19 ESU के, ओके। नाउ सी फ्रेंड्स, अगर आपसे उल्टा पूछ दिया जाए, क्या उल्टा पूछ दिया है कि बताइएगा कि एक ESU में कितने कूलम होते हैं? ऐसा भी तो पूछ सकता है। एक ESU में कितने कूलम होते हैं? तो ये 3 जो है फ्रेंड्स उधर में जाएगा, 1/3 हो जाएगा, है ना। 1/3 जो को जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0.33 देगा,
है ना, और 10 की घात 9 उधर में जाएंगे तो 10 की घात -9 हो जाएगा ना। तो इसे अच्छे से अरेंज करेंगे तो हमें दे देगा क्या 3.3 है ना, 3.3 इंटू 10⁻⁻⁻ का 10 ESU सॉरी कूलाम, है ना। तो अगर आप एक यूएस में कितने कूलाम होते हैं ये पूछते तो हमका हमारा आंसर क्या होगा 3.3 इंटू 10⁻⁻ का 10 कूलाम। ओके, सो टेक ए स्क्रीनशॉट। और फ्रेंड्स जो हमारा आवेश का जो एक अन्य मात्रक होता है वो क्या होता है EMU, है ना। और EMU अगर ESU में अगर आपसे संबंध पूछे EMU तथा ESU संबंध, ओके ESU है ना, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि एक EMU में कितने ESU होते हैं 10 ESU होते हैं। ओके, कहने का मतलब अगर 10 ESU होंगे, कितने ESU होंगे 10 ESU होंगे, तब होगा हमारा क्या एक EMU। ओके, और ये बराबर होता है किसने कितने कूलाम के, वैसे एक ESU होता है कितने 3 × 10 की घात 9 और 10 ऑलरेडी एक घात और बढ़ा देगा, है ना, 3 × 10 की घात 10 कूलाम। ओके, तो ये तीनों में संबंध हो गया किसमें ESU EMU और कूलाम में। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो समझ में आया होगा। और यहाँ पे थोड़ी सी मैं बार बार एक शब्दावली आपको नहीं लग रही होगी, वो क्या है कि मात्रकों की प्रणाली, है ना, कि मात्रकों की प्रणाली आई होप आपको पता होगा ना। मात्रकों की कितनी प्रणाली होती है फ्रेंड्स बताइएगा। तो मात्रकों की प्रणालियाँ जो होती हैं फ्रेंड्स वो बेसिकली 4 होती हैं। कितनी होती हैं 4। थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन कर दें, है ना, चाहे नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे ना। चलिए थोड़ा सा फिर बता देते हैं मात्रकों की प्रणालियाँ। पहले ही होती है हमारी ऐसे प्रणाली, मात्रकों की जो प्रणालियाँ होती हैं, है ना, वो कितनी होती हैं प्रणालियों को फ्रेंड्स हिंदी में तो प्रणाली का दूसरा नाम जो होता है वो क्या होता है पद्धतियाँ। क्या होता है पद्धतियाँ, यानी कि पद्धतियाँ पूछें मात्रकों की या फिर प्रणालियाँ पूछें, बात एक ही। ओके, तो ये 4 प्रकार की होती है ऐसे प्रणाली, है ना। और सेकंड होती है हमारी क्या MKS प्रणाली। ओके, और थर्ड होती है हमारी क्या CGS प्रणाली। ओके, एंड फोर्थ वन होती है हमारी क्या FPS प्रणाली। ओके, तो ऐसा ही मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। MKS मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, CGS मीन्स होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, FPS मीन्स होता है फुट पाउंड सेकंड। ओके, देखिए हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो फिर हम अपने टॉपिक से भटक जाएंगे। ओके, सो अब हमारी क्या लास्ट हेडिंग है क्या विद्युत धारा। क्या है विद्युत धारा। तो सी फ्रेंड्स विद्युत धारा क्या दिखेगा, विद्युत धारा को I से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है Q/T। Q क्या होता है हमारा विद्युत आवेश और T क्या होता है समय। समय का दूसरा नाम क्या होता है दर। समय का दूसरा नाम क्या होता है दर। ओके, नाउ सी फ्रेंड्स देखिएगा हमें फॉर्मूले में क्या क्या दिखाई दिया Q/T, है ना। तो विद्युत आवेश और T क्या होता है समय, यानी कि आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। ओके, अगर हम विद्युत धारा को एक सिंगल वर्ड में डिफाइन करना चाहें तो वो क्या होगी आवेश प्रवाह की दर। क्या होगी आवेश प्रवाह की दर। ओके, और बाकी तो ये सब बच्चों वाली चीज़ें लिखी लेंगे, इसे I से प्रदर्शित करते हैं, ये एक अदिश राशि है ना। अरे इतना तो यार कॉमन सेंस होना चाहिए ना, तो 1-2 पॉइंट ही बढ़ा लिया करो। ओके, सो अगर इंग्लिश में पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ करंट इन रेन, देन हाउ वी विल डिफाइन, तो वी विल डिफाइन लाइक समथिंग दिस द रेट ऑफ करंट ऑफ फ्लो। ओके, यानी कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, यानी कि चार्ज के फ्लो होने की जो दर होती है उसी को फ्रेंड्स एक नया नाम दे दिया जाता है करंट। क्या नाम दे दिया जाता है करंट। ओके, यानी कि आवेश के प्रवाह की जो दर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं करंट। ओके, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज करंट। ओके, सॉरी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ओके, सो आई होप फ्रेंड्स आप इसकी परिभाषा बनाने में सक्षम है। ओके, कैपेबल है। सो ना देखिएगा अब हम पढ़ेंगे क्या विद्युत धारा का मात्रक। क्या पढ़ेंगे विद्युत धारा का मात्रक। तो यूनिट फ्रेंड्स विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है कूलम प्रति सेकंड अथवा एम्पियर। क्या होता है कूलम प्रति सेकंड अथवा एम्पियर, यही तो होता है कूलम प्रति सेकंड होता है ना।
और या तो फिर हमारा क्या होगा, एम्पियर होगा। ओके, तो क्यों होगा तो इसके पीछे भी एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हमने परिभाषा जब हम लोग लिखी तब भी कौन काम आया, सूत्र। मात्रक लिखेंगे तब भी कौन काम आएगा, सूत्र। तो सी फ्रेंड्स कैसे काम आएगा, तो अभी मैंने पढ़ाया फ्रेंड्स आई बराबर क्यू बटे टी। क्या पढ़ाया है, आई बराबर क्यू बटे टी। अगर आई का हम आपसे मात्रक पूछें, आई का मात्रक बराबर क्या होगा, क्यू का मात्रक बटे टी का मात्रक। तो क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलम। क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलम। और बटे का मतलब क्या होता है, प्रति, है ना। और टी का मतलब क्या होता है, सेकंड। टी का मतलब क्या होता है, सेकंड। तो इस प्रकार से आया है कूलम प्रति सेकंड। क्या आया है, कूलम प्रति सेकंड। ओके, तो ये कैसे आया, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके फ्रेंड्स, सो कूलम प्रति सेकंड को ही एक नया नाम दे दिया गया, क्या, एम्पियर। ओके, एम्पियर एक्चुअल में एक वैज्ञानिक है। कौन है, एक एम्पियर है। देखिएगा फ्रेंड्स, जो इसका एम्पियर वैद्युत धारा का जो रियल यूनिट है एक्चुअली क्या, कूलम प्रति सेकंड है, लेकिन इसको दूसरा नाम एम्पियर दे दिया गया है। ठीक है, वाई, बिकॉज एम्पियर क्या है, तो एक वैज्ञानिक थे और इसको वैद्युत धारा, जब इस पर मतलब बहुत सारी रिसर्च हुई है ना, जो योगदान रहा सबसे ज़्यादा, तो वो किसका रहा, एम्पियर साहब का रहा, है ना। इसलिए उनके सम्मान में एम्पियर नाम दे दिया गया। ओके, नाउ सी, देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे इसका जो मात्रक है कूलम सेकंड, है ना। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आई होप जानते हैं, कूलम प्रति सेकंड, है ना। तो प्रति सेकंड को सेकंड इनवर्स भी लिखा जाता है। ओके, बात एक ही है, सेकंड ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। नाउ सी, वैद्युत धारा का जो विमीय सूत्र होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। आई होप यू नो अबाउट इट। ओके, याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो विमीय सूत्र, जितने भी विमीय सूत्र होते हैं, उन्हें हमेशा ही एक बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, ओके, बड़े कोष्टक में। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, लाइक समथिंग दिस। ओके, अगर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो याद रखिएगा विमीय सूत्र रॉन्ग माना जाता है, माना नहीं जाता, होता ही। ओके, नाउ सी, अब हम लोग क्या, वैद्युत धारा का टोटल निकालना। अगर हम वैद्युत धारा का टोटल निकालें तो इसका क्या, बीजगणितीय योग निकालेंगे। भाई मैंने क्या कहा था कि वैद्युत धारा क्या एक अदिश राशि है। अगर अदिश राशियों का अगर टोटल पूछा जाए तो याद रखिएगा समेसन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, समेसन का। ओके, तो इसीलिए मैंने लिखा है फ्रेंड्स, आई टोटल बराबर क्या लिखा है, आई टोटल बराबर समेसन ऑफ आई। क्या लिखा है, आई टोटल बराबर समेसन ऑफ आई। और समेसन कैसे खुलता है, I1 + I2 + I3 + डॉट 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 आई सिक्स एन। ओके, ऐसा हम लोगों ने बी टोटल भी पढ़ा था, है ना, क्यू टोटल भी पढ़ा था। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा ना, कोई खास नहीं है। नाउ सी, देखिए अब थोड़ा सा और डिस्कशन कर ले फ्रेंड्स कि वैद्युत धारा के प्रकार। आई होप आप लोग जानते हो कि वैद्युत धारा जो होती है हमारी दो प्रकार की होती है। ओके, पहली होती है हमारी प्रत्यावर्ती धारा। क्या होती है, पहली होती है हमारी क्या, प्रत्यावर्ती धारा, है ना। और सेकंड वन होती है हमारी क्या, दिष्ट धारा। पहली होती है प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम शॉर्ट में ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, और दिष्ट धारा दूसरे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, शॉर्ट में डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ओके, सो सी फ्रेंड्स, अब इसका डायग्राम समझना भी जरूरी है। कहने का मतलब जो हमारी धाराएं दो प्रकार की होती है, एक तो ऑल्टरनेटिंग करंट और दूसरी क्या होती है, दूसरा होता है फ्रेंड्स हमारा क्या, डायरेक्ट करंट। यानी कि एक को बोलते हैं एसी करंट और दूसरे को बोलते हैं इन शॉर्ट में डीसी करंट। ओके, तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा करंट होता है, सी, सो देखिए, ओके ओके, नाउ सी, जो हमारा करंट होता है फ्रेंड्स, है ना, करंट के अगर टाइप के बारे में हम आपसे डिस्कस करें तो ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, ऑल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिव करंट को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, और डायरेक्ट करंट को बोलते हैं क्या, दिष्ट धारा। वेल मैंने लिख भी रखा है। ओके, ऑल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। ओके, याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो हमारे घरों में जो आने वाली सप्लाई है ट्रांसफार्मर की, तो जिससे मतलब हमारे घरों तक जो लाइट सप्लाई आ रही है ना, वो जिससे हम टीवी चला रहे हैं, अपने फैन चला रहे हैं, है ना, तो वो सब क्या है, एसी करंट है कि डीसी करंट। याद रखिएगा एसी करंट है। कौन सी सप्लाई आ रही है, एसी सप्लाई आ रही है। ओके, सॉरी। और थोड़ा सा और बता दें फ्रेंड्स, जो हमारे घरों में जो वायर जुड़ी होती है ना, तो वो किस कॉम्बिनेशन में होती है, सीरीज में कि पैरेलल में। ठीक है, तो याद रखिएगा पैरेलल में होती है। ओके, सो क्यों होती है, क्योंकि अगर देखिए अगर सीरीज में जोड़ देंगे तो अगर एक चीज़ हमारी ख़राब हो जाएगी तो सारी की सारी चीज़ ख़राब हो जाएंगी। ओके, इसलिए वो पैरेलल में कॉम्बिनेशन में जुड़ी जाती हैं। ओके, तो फ्रेंड्स हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो हमारे करंट का जो टाइप होता है दो प्रकार का होता है, ऑल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। ओके, सो अल्टरनेटिव करंट को फ्रेंड्स प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है, और डायरेक्ट करंट को क्या कहता है, दिष्ट धारा कहा जाता है। ओके, नाउ
अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, देखिएगा ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है फ्रेंड्स उसका डायग्राम कैसा होता है। ओके, सो सी ऑल्टरनेटिंग करंट का जो डायग्राम होता है लाइक समथिंग दिस, अभी हम बता रहे हैं। ओके, सी देखिएगा फ्रेंड्स, अल्टरनेटिंग करंट का जो डायग्राम होता है जैसे साइन थीटा का डायग्राम होता है, इस प्रकार से लाइक समथिंग दिस, इस प्रकार से वेरी कर रहा होता है। ओके, और जो हमारा एक्स एक्सिस है फ्रेंड्स वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा जो वाई एक्सिस है वो वोल्टेज वी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और ये हमारी जो धारा है क्या टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रही है, वेरी कर रही है। ओके ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारी क्या ऑल्टरनेटिंग करंट आई। ओके, वेल क्लास 12th में फिर से ऑल्टरनेटिंग करंट से एक चैप्टर ही बना दिया गया है ना, तो वहाँ पे आई का मान लिखा जाता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, आई बराबर आई साइन ओमेगा टी। ओके, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हमारा ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, ऑल्टरनेटिंग करंट का। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए, याद रखिएगा फिजिक्स अगर आपको फिजिक्स अपनी अच्छी करनी है तो आप ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा डायग्राम पे। ओके, बिकॉज डायग्राम मैटर्स अ लॉट, बिकॉज डायग्राम्स मैटर्स अ लॉट। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत सारे टीचर्स, स्टूडेंट तो छोड़िए, टीचर्स तक डायग्राम तक को समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए फिजिक्स लोगों को टफ लगती है। ओके, सो वेल हम अब एक ही चीज़ आपको रिकमेंड करेंगे फ्रेंड्स कि आप अगर डायग्राम से रिलेटेड कोई भी थ्योरी है ना, तो आप कोशिश ये करें कि डायग्राम को ज़्यादा समझें। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, एंड आई होप फ्रेंड्स यू ऑल्सो इम्प्लीमेंट ओवर दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, आप इस बात पे अमल भी करेंगे। सो आई होप फ्रेंड्स आपको एसी करंट का डायग्राम समझ में आ गया होगा। ओके, अब आपको अगर डेफिनेशन देने की फ्रेंड्स की एसी करंट का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है ना, तो देखिएगा अगर इसे डिफाइन करना चाहें तो हम डायग्राम को हम लोगों ने क्या देखा, हमारा डायग्राम ऐसे ही तो था, है ना। तो एक्स एक्सिस हमारा रिप्रेजेंट कर रहा था किसको, टाइम को, और वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, वोल्टेज को। तो देखिए कैसे लिखेंगे कि विद्युत जो हमारी एसी करंट है, जो एसी करंट है एक ऐसा करंट होता है जो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करता है, वेरी करता है। ओके, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करता है, वेरी करता है। देखो कर रहा है कि नहीं, कभी ऊपर कभी नीचे। और याद रखिए साथ ही साथ वे अपनी दिशा भी चेंज करती है। कौन, अल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें 2 पॉइंट हो गए कि अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट है जो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करता है और साथ में साथ डायरेक्शन भी वेरी होती है। ओके, नाउ सी डायरेक्ट करंट देखा बता दे फ्रेंड्स, डायरेक्ट करंट डीसी। ओके, तो देखिएगा फ्रेंड्स डायरेक्ट करंट के हम 2 डायग्राम बनाएंगे आपको। फर्स्ट डायग्राम हमारा ये है। ओके, तो जो हमारा एक्स एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करेगा टाइम को, है ना, और ये हमारा जो वाई एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करेगा वोल्टेज को। ओके, एक डायग्राम और बना लेते हैं। ओके, सी तो एक डायग्राम बना लेते हैं ऐसे लाइक समथिंग दिस। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज को। ओके, तो ये दोनों ही डायग्राम फ्रेंड्स किसकी है, डीसी करंट की। ओके, देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी तो वेरी कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा ये वेरी कर रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है ना। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा कि डीसी करंट हमारा एक ऐसा करंट होता है जो टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी तो करता है ना, बट क्या होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। तो दिस वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एसी ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी करंट। ओके, सो समझ में आया एसी करंट और डीसी करंट में डिफरेंस क्या है। ओके, कहने का मतलब जब 2 चीज़ हम पास पास पढ़े हैं ना, तो याद रखिए उसमें आप लोग तुलनात्मक अध्ययन जरूर कर लिया करें। ओके, सो दैट चीज़ें क्लियर हो जाएं, क्योंकि जब 2 चीज़ें जब सिमिलरिटी वे में पढ़ते हैं तो कन्फ्यूजन जनरेट होना स्वाभाविक है। इसलिए जब भी लाइफ में हर जगह मैं आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट ऑल्टरनेटिंग एंड करंट एंड डीसी करंट, ये वाला फंडा कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे हम मैथ पढ़े हों। ओके, वेदर यू आर स्टडिंग अबाउट मैथ और फिजिक्स। ओके, दैट डजेंट मैटर। सो सी फ्रेंड्स, अगर हम आपसे मेजर डिफरेंस पूछें कि बताइएगा कि ऑल्टरनेटिव करंट और डीसी करंट में क्या मेजर डिफरेंस है, क्या मतलब अंतर है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इसमें जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है, सी इसमें जो है ऑल्टरनेटिव करंट्स में इसमें डायरेक्शन वेरी करती है। इसमें जो हमारी डायरेक्शन होती है ना, वो क्या करती है, डायरेक्शन वेरी करती है ना। सी डायरेक्शन, इसमें हमारी जो डायरेक्शन होती है फ्रेंड्स वो क्या करती है, वेरी करती है।
BARY यानी कि वेरी का मीन्स चेंज करती है, ओके। और BERY वेरी वेरी मीन्स बहुत होता है, सो डोंट बी कंफ्यूज, ओके। नाउ जो हमारी जबकि हमारी जो डायरेक्ट करंट होती है इसमें डायरेक्शन वेरी करती है, नहीं करती है, ओके। तो इसमें डायरेक्शन वेरी नहीं करती है, ओके। डज नॉट वेरी द डायरेक्शन, okay. So hope so you understand it. So this was the major difference between alternating current and DC current. So next topic जो होगा फ्रेंड्स अगले वीडियो में वो पढ़ेंगे वैद्युत प्रतिरोध क्या है और वैद्युत चालकता क्या है ना, और भी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, ओके। वैद्युत चालकता हो गया है ना, और विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, विशिष्ट चालकता हो गया, ओके। तो ये रिमेनिंग जो टॉपिक हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे, ओके। वेल फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो ये बेनिफिशियल है तो आपके फ्रेंड्स को भी, फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ओके, सो दैट वो भी अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें, ओके। सो वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।